बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बरफान। जनाब, कोई शक नहीं कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहम है। एक तरफ 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है, तो दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम का फाइनल राउंड भी शुरू हो चुका है और हुकूमत SCO के बाद और 25 अक्टूबर यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले आईनी तरमीम करने का इरादा रखती है। मौलाना फजल रहमान, जिनकी वजह से हुकूमत को फर्स्ट अटेम्प्ट में नाकामी हुई थी, उन्होंने भी आईनी तरमीम के लिए मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। हुकूमत आईनी तरमीम को अपनी बका के लिए भी बहुत ज़रूरी समझती है, क्योंकि वज़ीर दिफा जो कि पहले ही नवंबर दिसंबर में आईनी ब्रेकडाउन के खदशे का इजहार कर चुके हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। दूसरी जानिब PTI ने भी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली बड़ी तब्दीली से लगाई हुई हैं। यही वजह है कि एक तरफ हुकूमत 25 से पहले आईनी तरमीम करने के लिए कोशा है, तो दूसरी जानिब PTI रुकवाने के लिए इसमें बहुत कोशा हमें दिखाई देती है। इसी हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने की तैयारी पकड़ ली है। PTI की नई एहतजाजी तहरीक का आगाज 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल से होगा, 14 अक्टूबर को लाहौर में जलसा होगा, जबकि उसके बाद इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। कल पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर भी वफाक को धमकी दे चुके हैं कि अगर IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो हम इस्लामाबाद पर फिर से धावा बोलेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस्लामाबाद के पिछले एहतजाज का जो ड्रॉप सीन हुआ है, उस पर PTI कारकुनान अपनी क़यादत से सख्त नाराज हैं। ऐसे में क्या वो एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल पर लब्बैक कहेंगे? क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बार एहतजाजी तहरीक के साथ इंसाफ कर पाएगी? इसके अलावा आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि SCO के बाद का मंजरनामा होगा क्या, आईनी तरमीम हुकूमत और PTI की रेड लाइन क्यों है, और क्या मौसम गर्मा के इख्तिताम के साथ सियासी गर्मा गर्मी भी खत्म होगी या नहीं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजज़ियाकार आमिर खाकवानी साहब, इसा राना साहब, माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। बुखारी साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, उन्हें मैं वेलकम करती हूँ। लेकिन बुखारी साहब, आपकी तरफ आने से पहले एक सिचुएशन में फ्रेम करना चाह रही हूँ। मैं चाहती हूँ वो स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर मैं अपने सवाल की तरफ बढ़ूंगी। नाज़रीन, आईनी तरमीम के हवाले से अगर कोई शख्स फ्रंट फुट से लीड कर रहा है तो वो हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और आईनी तरमीम के मामले पर हमने देखा है कि उन्होंने बेशतर TV चैनल्स को, सीनियर सहाफ़ी को इंटरव्यूज़ दिए हैं। चूँकि नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपनी पार्टी में एक अलग मकाम रखते हैं, सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं, तो मैं चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की चंद स्टेटमेंट्स के हवाले से मैं ज़रा उनसे वाज़ेह तौर पर जान लूँ कि बिलावल साहब जो कहना चाह रहे थे, क्या हम अहम फहम लोग दुरुस्त समझे हैं या मामला कुछ और है। बुखारी साहब, ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की ड्यूटीज में शामिल है कि वो अपने साथी जजेस को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मैं वाज़ेह अल्फाज में उनका जुमला दोहराऊंगी कि जस्टिस मंसूर पर एतमाद नहीं कि वो जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। सर जी, क्यों करना है? शुक्रिया। गुजारिश है कि आप इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लें जी, क्योंकि नेक्स्ट चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सीनियर मोस्ट हो अगला चीफ जस्टिस होगा और मंसूर अली शाह साहब सीनियर मोस्ट जज हैं और वही अगले चीफ जस्टिस भी होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा वादे कहा कि ये 25 अक्टूबर इट इज़ नॉट मच मटीरियल फॉर अस, लेकिन हम चाहेंगे कि हम अमेंडमेंट्स लेके आएँ ताकि एक स्मूथ रनिंग हो पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली जुडिशरी में। किस किस्म की डिवीजन आप कितने अरसे से तो फिर सर अगर हम सियाको सबाब से हटकर, मेरी बात तो सुन लें। अच्छा कहिए। और चेयरमैन साहब ने जो बात की कंट्रोल करने की, उन्होंने कहा तो चीफ जस्टिस वो कोशिश करें तो यूनिटी हो, कोहिजन हो, है जो माजी में डिवीजन रही सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान वो नहीं होगी। और लेकिन इस पे अप्रीहेंशन है कि शायद वो इस जो डिवीजन है उसको कम करने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, या डिवीजन खत्म करने में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, इस हवाले से बात है। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है कंट्रोल, दे आर इक्वल जजेस, यू नो, दे आर इक्वल। लेकिन आप आज देखें कि सुप्रीम कोर्ट पे एक बड़ी वाज़ेह डिवीजन नजर आएगी उमर रज़ा बनियाल के दौर में भी, हाकिम निसार साहब के दौर में भी, अभी रिसेंटली भी अभी देख लें डिवीजन। सो
इसलिए हम समझते हैं कि ये डिवीजन के हवाले से उन्होंने बात की है। सर राय अल्लाह में तो करे कि डिवीजन हो ना सकती है ना, जरूरी नहीं है कि जो एक जज राय रखते हो बाकी जजेस भी वही राय रखते हो। और अगर ये जरूरी इतना नहीं है और अगर उनको वाकई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर इतना एतमाद है तो सर ये आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी लाई जा सकती है। देखिए उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कहा ना कि ये, और ये बड़ा एक बड़ा प्रिज्यूम कर लिया गया, स्पेकुलेट कर लिया गया कि शायद ये जो आईनी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किसी स्पेसिफिक के लिए की जा रही है। इस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ना मैं किसी के खिलाफ कानून साजी करना चाहता हूँ, ना किसी के हक में करना चाहता हूँ। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे, वो आज का नहीं है, 2016 से है। हम 2018 में करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की बात जमातों ने हमारे साथ तावन नहीं किया। हम आज करना चाहते हैं और वो आज वक्त का तकाजा है। और फिर ऐसी बातें देखिए, बहुत सारी बातें करते, शायद अभी मुझे क्वेश्चन आप लीगल फ्रेटर्निटी का कर दे, ये बहुत सारी बातें आप हवा पे कर रहे हैं, मीडिया भी हवा पे कर रहे हैं। अभी तक आपके पास वो मुसवदा ही नहीं है जो टेबल होना है, जो अमेंडमेंट आनी है। अभी तक मुसवदा तो उन लोगों के पास भी नहीं पहुंच रहा कि जिन्होंने इसके ऊपर वोटिंग करनी है, जिन्होंने अपना वोट देना है। वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास जो मुसवदा है वो नहीं है। और अभी भी नहीं आया ना बीबी, जब मुसवदा आएगा तो उस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं आप। इस वक्त आप लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने का तो मौका नहीं दे रही ना मौजूदा हुकूमत। वो तो कह रही है मुसवदा आए पार्लियामेंट में फिर फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया जाए। नहीं, हम तो बिल्कुल हम शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा शेयर किया JUI के साथ। अच्छा, अब गवर्नमेंट के साथ भी हम शेयर, मुज़ाकरात हमारे रहते हैं, मुशावरत रहती है, दीगर की बातों के साथ भी हमने हमारे मामलात रहे हैं। तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें कबल इस वक्त आपने डिस्कशन शुरू कर दी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है कबल इस वक्त डिस्कशन कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। नैयर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, हमारे साथ मौजूद है। पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा आमिर खाकवानी साहब, आपने गुफ्तगू उनकी सुनी। उन्होंने कहा कि शायद हम लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है वो सियाको सबाक से हटकर एक अलग कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। हो सकता है मेरा तजुर्बा कम हो, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज़रा ज़्यादा सीनियर है। उन्होंने तो यही कहा ना, जस्टिस मंसूर पर एतमाद नहीं कि वो जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। आप ही मतलब समझा दीजिए। देखिए, दो बातें बिलावल भुट्टो साहब ने अहम किए। एक और भी उन्होंने कहा कि 63A के फैसले के बाद अब हम नंबर पूरे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग कराएंगे, यानी हाफ शेडिंग करेंगे या जो भी कहेंगे, यानी वो इतनी मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता मतलब ढटाई के साथ, लेकिन दीदा दलेरी कहें या कोई और सॉफ्टवेयर मतलब बहुत ही अफसोसनाक अंदाज में उन्होंने कहा है। यानी उस पर बड़े खुश होके कि ये ज़मीर जो है ना वो आराम से खरीदो फरोख्त करके वो कहते हैं बंदे पूरे कर सकते हैं नंबर। वो उन्होंने बेसिकली मौलाना को थ्रेट किया है, यानी आप राजी हो या ना हो, हमें बंदे पूरे कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहरहाल बिलावल को ये आप क्रेडिट दें कि वो अपनी वो सादगी में, अपनी उसमें क्या मैं कहूँ नाती अरबकारी में या जो भी, बार उन्होंने असल बात बता दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पर उनको ये शुबा है, ये शक है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जजेस को, और उनको ऐसा बंदा चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करके इनकी मर्जी के रिजल्ट दे। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। और जहाँ तक नैयर बुखारी साहब ने कहा, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मुसवदा आप शेयर नहीं कर रहे आवाम से। जी देखिए, इस पे नेशनल आप इतनी बड़ी एक आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी जो है इस हवाले से बिल्कुल, तो आप नेशनल डिबेट कराएं ना, आप इस पे बात करें ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपका अपना स्टैंड है, आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी ये बात डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में आनी चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर भी। मीडिया के जो लोग कह रहे हैं, मीडिया वाले अपने आपने तो खुफिया बना के, जिस तरह कोई जितना के एक न्यूक्लियर प्लांट का कोई होता है ना, कभी एक वो ब्लूप्रिंट होता है मोबाइल का, मान लीजिए वाकई बम तैयार किया जा रहा है कि जिससे आपने अपने मुखालिफ सियासी जमात पर फेंकना, तभी आपने हुकूमत बचानी है। मीडिया ने कोशिश करके, और इसमें JUI को भी क्रेडिट जाता है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ चीजें शेयर की और उनकी तरह से कुछ चीजें सामने आई। तो मीडिया तो जो काम कर रहा है, इस पे इन लोगों को मीडिया के शुक्रगुजार होना चाहिए। मीडिया एजुकेट कर रहा है आवाम को, पाकिस्तानी अवाम से जो चीजें छुपाई जा रही हैं, जो हकायक छुपाए जा रहे हैं, मीडिया तो उनको सामने ला रहा है ना। मीडिया कह रहे हैं ये होने जा रहा है। आप अगर या तो आप उसकी वो करें, तरदीद करें कैटेगोरिकली, तरदीद तो नहीं कर रहे ना ये लोग। अच्छा हाफिज साहब, आपने नैयर बुखारी साहब की गुफ्तगू सुनी और आपने बिलावल साहब का जो बयान है वो भी आपने सुना। सर, आप खुद माहिर कानून हैं और ये बताइएगा, एक कानूनदान की हैसियत से जजेस को कंट्रोल करने के मामले को आप किस तरीके से देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रियाब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो बुखारी साहब ने कहा वो उनका एक पॉलिटिकल एंगल है। डेफिनेटली जो उन्होंने बातें की हैं वो उनकी पार्टी जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक आएगी, लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पिछले 10-12 साल से जो है वो चल किस तरह रही है और उसके अंदर चीफ जस्टिस का रोल किस तरह है, या चीफ जस्टिस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ग्रुपिंग किस लेवल की है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी चलती हैं तो फिर आप एक ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर नहीं रह रहे, फिर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर फिर अप्रीहेंशंस भी आती हैं, प्रिजम्पशंस भी आते हैं। अब एक चीज़ आपको बताऊं कि जब 18th अमेंडमेंट वाला मामला जो था वो पार्लियामेंट ने पास किया और एक फंडामेंटल चेंजेस जो थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई, उसके अंदर आपकी जुडिशल अपॉइंटमेंट का भी एक प्रोसेस था। तो जो अभी उसी पार्लियामेंट की स्याही खुश्क नहीं हुई थी तो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं जी, अगर आप एक और अमेंडमेंट नहीं लेके आएंगे तो फिर 18th अमेंडमेंट का मेरे पास केस पड़ा हुआ है। और फिर पार्लियामेंट ने रातों रात जो है वो एक 19th अमेंडमेंट पास की और सारे का सारा जो टिल्ट था जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स तो का हाफिज अब वही प्रैक्टिस दोबारा से रिपीट की गई ना। अभी भी जो बेंच के हवाले से सब कुछ हुआ वहां पर भी जो थी सयाही सूखी नहीं थी, तो हमने देखा कि अपॉइंटमेंट कर दी गई। नहीं, जरा एक सेकंड सुन लेना। आप असल चीजें जो हैं वो लेते हैं पीस मील्स के अंदर, या आप एक चीज को पकड़ लेते हैं और दूसरी चीजों को छोड़ देते हैं। अब अगर 10-12 साल का पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का कॉन्डक्ट देखा जाए या उनकी वर्किंग देखी जाए तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं और वो हर चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो आपको इस तरह का नजर आता है, स्टार्ट फ्रॉम चौधरी इफ्तिखार और उसके बाद आप जस्टिस नासिर मुल्क का देख लें, फिर जस्टिस जमाली का देख लें। जस्टिस जमाली के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैशिंग भी स्टार्ट हुई और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन भी जो है वो बढ़ती गई और इस लेवल पे डिवीजन बढ़ती गई कि अब ये है कि एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ ऑब्जर्वेशंस आती हैं बल्कि रिटन ऑर्डर्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, जो आपने अभी भी जो रिजर्व सीट्स वाली जजमेंट है वो आई है। तो सर ये डिसाइड कैसे किया जा सकता है कि एक जज से तमाम बाकी जो जजेस हैं वो इत्तफाक करेंगे, जो फैसला वो दे रहे हैं बाकी मानदा जजेस भी वही फैसला देंगे? एक तरफ हम सियासतदानों की ज़मीर जोड़ने के हवाले से बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ज़रियाब मैं आपको चीज ये है कि जिस कॉन्टेक्स्ट की तरफ इशारा किया वो जजमेंट्स की तरफ इशारा नहीं किया गया। ये एक जरा चीज देखें कि जजमेंट्स की तरफ इशारा नहीं किया गया, वह उस एनवायरनमेंट की तरफ इशारा किया गया है कि जिसके अंदर प्रिज्यूम ये किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन इस लेवल की है या उनकी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं उन प्रोसेस के अंदर जो एक जज को नहीं देनी चाहिए। जज जो है उसका एटीट्यूड ना थ्रेट वाला होता है, ना जज जो है किसी चीज को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। जज का काम यह है कि उसके सामने जो केस आए उसको आइन, कानून और अपने ज़मीर के मुताबिक एक फैसला करे। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़रिया प्रॉब्लम ये आती है कि हम केस कोई और होता है, कॉन्टेक्स्ट कोई और होता है, ऑब्जर्वेशंस कोई और निकल जाती हैं और अल्टीमेटली फैसला कहीं और चला जाता है। तो ये वो सारी ऐसी हैं कि जिसके अंदर मतलब आप ये मुख्तसर आप ही कह रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से केसेस को लेकर नहीं चल रही, रिमार्क्स में कुछ कहा जाता है, प्रोसीडिंग में कुछ होता है, फैसले और नताइज कुछ आते हैं। इसार राना साहब नहीं, वो आपके सामने है ना ज़रिया, वो आपके सामने, और इसीलिए जो ऑर्डिनेंस जिसका आप जिक्र करते हैं, एक जिसका ऑर्डिनेंस का आप जिक्र करते हैं ना, जो अभी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, उसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स और भी आई हैं। एक अमेंडमेंट उसके अंदर आई है कि जिसका केस पहले आया है उसको पहले सुनना जाना चाहिए, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशंस हैं या इनके रिमार्क्स हैं वो उसको आप रजिस्टर्ड करेंगे या आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट बाद में ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उससे भी एक फर्क आएगा उस चीज के अंदर। लेकिन बाकी मैं आपको समझूं कि एक चीज सिर्फ फाइनली मैं इस चीज के अंदर कहूंगा कि इसमें 2 राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की जुडिशियल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हमारा ओवरबर्डन्ड है, इसकी जुरिस्डिक्शन अगर डिवाइड की जाती है या किसी और जगह की जाती है तो ना सेपरेशन ऑफ पावर्स, ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ना ही ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। इसके बाद भी होने चाहिए, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसार राना साहब मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब भी एक तरफ कहते हैं कि जजेस कंट्रोल में नहीं रहेंगे मंसूर अली शाह साहब के, लेकिन फिर आप ये भी कहते हैं कि हम उन जज साहिब का एहतराम भी बड़ा करते हैं। मुझे खुद उनकी स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन है ना, समझ नहीं आ रही कि वो पहले क्या कहना चाह रहे हैं, फिर वो बाद में जो कहते हैं उसको कहते हैं कि आप लोग कॉन्टेक्स्ट से हटकर बात को अज्यूम करते हैं। सर ये फिर कहां पर बात जाके रुकेगी इजहार राना साहब? लेकिन बिलावल साहब पे तो मुझे तरस आता है कि वो इस उम्र में चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि वो खुद अपनी पार्टी नहीं कंट्रोल कर सकते।
उनके अब्बू उनके हाथ में पार्टी नहीं रहने देते। तो एक बच्चा ऐसा जिसकी अपनी पार्टी में कुछ ना चलती हो, वो बहुत दबंग तकरीर करता हो, तो थोड़ी देर बाद उनके अब्बू आके कहें कि मेरा बेटा अभी छोटा है, इसे सीरियस ना लें। वो तो अपनी पार्टी को नहीं क्या कहते हैं कंट्रोल कर पा रहे बेचारे, तो उनका तो कहना खैर। लेकिन जो असल चीज़ है ना, देखें कि वो हो क्यों रहा है। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने, वो ख्वाजा आसिफ को मैं क्रेडिट जरूर देता हूँ कि वो कहीं ना कहीं बात असल जो है ना खोल देते हैं। अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन ऑडिट हो सकता है। हाँ, जो इनका असल खौफ है ना, वो ये है कि अगर हमारी मर्जी का जज नहीं आया, चीफ जस्टिस नहीं आया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का ऑडिट करा देगी और दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो फिर पीछे रह क्या जाएगा? अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, फिर तो ये तो सारे पानी के साथ बह जाएंगे। जो इनका असल खौफ है, यही वजह है कि ये जस्टिस मंसूर को बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं हो रहे। इन्हें खौफ ये है कि वो आ गए और उनके एक जुमले ने सारी गेम क्लियर कर दी कि मौजूदा जुडिशरी की वजह से इलेक्शन ऑडिट नहीं हो रहा, काजी फायज ईसा साहब की वजह से इलेक्शन ऑडिट नहीं हो रहा, वो ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं करने देते, वो उन जजेस को काम नहीं करने देते जो इलेक्शन के हवाले से करते हैं। पिंडी के जिन जजेस ने फैसले दिए उनके तबादले कर दिए गए। ये जुडिशरी जो ये लोग कहते हैं ना कि जी जुडिशरी में गलबा और ये वो, तो काजी साहब पे क्यों नहीं बात करते आप कि काजी साहब को खत लिखे जजों ने, वो दबा के बैठ गए। काजी साहब के पास एक सबसे बड़ी पार्टी गई, आपने पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का आगाज कर दिया, आपने उसका हक छीन लिया। तो काजी साहब इस टाइम सबसे बड़ी जो है, मैं समझता हूँ जुडिशरी के अंदर एक रुकावट है असल इंसाफ के अंदर। तो लेकिन मौजूदा हुकूमत को लगता है कि सबसे बड़े इंसाफ के मसीहा जो हैं वो शायद मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ही हैं। आमिर खकवानी साहब, एक सवाल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से कल बिलावल साहब ने कहा ना कि अगर सियासी इत्तेफाक राय नहीं होता, मौलाना नहीं भी मानते, तो 63A का तो फैसला आ चुका है। मतलब है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने जाएगी हुकूमत अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाती है, फिर आपको सियासी मामलात कहाँ पर जाते हुए नजर आते हैं? फिर आपको PTI का मुस्तकबिल क्या नजर आता है? देखिए, असल सवाल ही ये है कि आईनी तरमीम ये मुतनाज़ तरीके से करते हैं या एहसन तरीके से करते हैं। मतलब देखा ना 18वीं तरमीम आई, उस वक्त एक बड़ा एक सही तरीका अच्छा, मुतनाज़ तरीके तो हमारे सामने, एहसन तरीका कौन सा? मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। एहसन तरीका ये है ना, जैसे 18वीं तरमीम आई, 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट में कमेटी बनाई, तमाम पार्लिमानी पार्टियों के नुमाइंदे थे उसमें, कई महीने तक उन्होंने क्लोज डोर में डिस्कशन की और उसके बाद मुसद्दा लेकर आए, फिर उसमें पार्लियामेंट में डिबेट भी हुई और एक तरह से मुतफ़िका आपने एक आईनी तरमीम ले आए और उसमें काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स थी। ये एक प्रॉपर तरीका है ना, कोई भी आप जब अमेंडमेंट करने का, अमेंडमेंट करना एक होता है एक्ट जिसमें आप सिंपल मेजॉरिटी से एक्ट ले आते हैं, वो एक्ट आते जाते रहते हैं। अमेंडमेंट जो कर रहे हैं एक बड़ा मेजर स्टेप है। अब वहां पे अगर आपने हार्स ट्रेडिंग से करेंगे तो फिर एक तो कोई उसकी इखलाकी साख नहीं रहेगी, कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी। असल में ये जो करने जा रहे हैं इसके बाद से तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत बढ़ेगी। अभी आपने खुद इंट्रो में ये जिक्र किया कि वो तहरीक इंसाफ भी एहतजाज की मौके लाइन दे रही है, तो अभी तो 11 को भी कॉल है, 14 की भी कॉल है। जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से सियासी पार्टी समेत हर एक को उम्मीद होती है कि हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जुडिशरी से रिलीफ की उम्मीद मिलना कोई बुरी बात नहीं है। अदलिया होती है इंसाफ करने के लिए। पूरी दुनिया में जहाँ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट के लिए आपने बार रिजॉल्व कराना है ना किसी से, तो अदलिया ही उसमें आपको इंसाफ के लिए आप जाते हैं। तो मुजरिम को भी हक देता है। बिल्कुल उन सबको अपने अपने कानूनी मुताबिक राइट्स है। तो अगर अदलिया को कंप्रोमाइज कर लिया गया तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ये जो अभी हाफिज साहब ने जो फरमाया, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म अगर वाकई हुकूमत लाना चाहती है तो ये तरीका नहीं है। ये तो जुडिशल रिफॉर्म को भी मुतनाज़ करने वाली बात है। पहली बात तो ये कौन सी जुडिशल रिफॉर्म है जिसमें लोअर कोर्ट्स की बात ही नहीं हो रही। सबसे ज्यादा लोग सफर करते हैं सिविल अदालतों में और सेशन कोर्ट्स में, सबसे ज्यादा, यानी वो लाखों में बल्कि मिलियंस में वहाँ केसेस हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा शिकायत हैं, बहुत मसाइल हैं, बहुत चीजें हैं। वहाँ पे आपने बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। और जुडिशल रिफॉर्म की 25 अक्टूबर से पहले करानी है, उसके बाद नहीं आ 26 अक्टूबर को जुडिशल रिफॉर्म नहीं हो सकती, उसके बाद नहीं आ सकती। मतलब ये तो फिर एक जुडिशल रिफॉर्म्स की इस बात के इस टर्न का भी मजाक उड़ाने की बात है। आप जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम सब आप लोग आपके साथ हैं, मीडिया समेत। अब तक कौन सा जुडिशल रिफॉर्म है? आप खा लें, चाहे आपका मुंह ही क्यों ना सड़ जाए, जबान आपकी क्यों ना जल जाए, लेकिन आपने खाना है 25 अक्टूबर से पैसे, क्योंकि अगर 25 के बाद आपने खाया तो वो केक एक्सपायर्ड हो जाएगा। एनीवेज, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार है और जो डेट्स उसने अनाउंस कर रखी हैं उसके मुताबिक तहरीक का आगाज़ जो है वो 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल से होगा, फिर जिसके बाद 14 अक्टूबर को लाहौर में जलसा होगा और इसके बाद इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अभी जो 11 और 14 की तारीख हैं, आपको याद होगा कि 15 और 16 को शंघाई ताउन तंजीम के समिट जो है वो भी होने जा रही है। डेफिनेटली ये पूरा महीना ही अगर हम लोग देखें तो हुकूमत वक्त के लिए पैक्ड है, अपनी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेकर भी, अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेटजीज को लेकर भी। और अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि सऊदी सरमायाकारी वफ्द जो है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुका है। लेकिन पीटीआई की ये जो हिकमत अमली है ये किस हद तक कारगर साबित होगी, क्योंकि एक प्रोटेस्ट उन्होंने लास्ट वीकेंड भी किया जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए और फिर एक बार फिर से नमूदार हुए। ये वही उनकी प्रैक्टिस रही है जो कि उनकी पहले भी रही थी एहतजाज के मौके पर। हाफिज एहसान अहमद साहब, आपको लगता है कि जो एपिसोड हो चुकी है पहले अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, कि जिसको ना तो उनकी पार्टी के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उस स्टोरी को, ना ही पार्टी के वर्कर्स उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस बार अगर वो दोबारा कॉल देते हैं तो लोग उनकी कॉल पर लब्बैक कहेंगे? अच्छा, एक तो ये ज़रियाब कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप पॉलिटिक्स को जर्नली देखें जी। अभी बात की जा रही थी 18th अमेंडमेंट के कंसेंसस के ऊपर, तो 18th अमेंडमेंट भी थी, उसके अंदर भी पीटीआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब 2008 के इलेक्शन से तो पीटीआई ने उसका बाइकआउट किया और जब असेंबली के अंदर ये चीज़ें गईं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो मौजूद थीं उन सारों ने उसको पास किया और ये एक आपकी 18th अमेंडमेंट आई जी। उसके बाद अगर आप देख लें कि 2013 से 2018 का ऑनवर्ड्स देख लें तो पीटीआई जो है फिर एक जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है या एक एजिटेशन पॉलिटिक्स है उसके अंदर रही है। फिर अगर 2018 आप देख लें तो उसके बाद जितनी देर तक वो गवर्नमेंट के अंदर 2022 रहे हैं तो अगर उनके टोन टेनर जो है प्राइम मिनिस्टर का या उनके स्पोक्स पर्सन्स का या उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज का है तो वो भी आपको एक कन्फ्रंटेशन वाला नजर आएगा, चाहे वो असेंबली के अंदर है चाहे असेंबली के बाहर है। और फिर 2022 से लेके अभी तक जो है 2024 से इलेक्शन तक आप देख लें तो फिर उसके अंदर भी आपको एक क्लाइमेक्स नजर आएगा। और 2024 के बाद अब तक जो आपका है जो फरवरी के बाद है तो उसके अंदर भी ये है कि आपको डेली कोई ना कोई जो है वो एक एजिटेटिव पॉलिटिक्स का मोड जो है वो पीटीआई के अंदर नजर आएगा। तो अगर इन सारी चीजों को रियलाइज किया जाए या एनालाइज किया जाए तो उससे लगता ये है कि पीटीआई का जो एक ट्रेंड है या पीटीआई का ये है, क्योंकि पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जितनी देर तक आप दूसरे के मानेंगे नहीं या उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर डायलॉग करके आएंगे नहीं उतनी देर तक आपकी ये जो एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स है ये खत्म नहीं हो सकती। अब दूसरा ये है कि इसका फिर सहारा किस तरह लिया जाता है। उसका सहारा ये है कि अगर आप फेज 1 देखें तो फिर सहारा नजर आएगा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, आपको सहारा नजर आएगा कि जिसके अंदर ये है कि आपको पता है हर आने वाले वज़ीर आज़म को हर आने वाली नहीं ज़रियाब सुन लें ना, अब ज़रियाब अब रिलेट। अब दूसरा जो है वो आपको फिर जुडिशरी का नजर आएगा। अब दो चीजें जो हैं किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को जो है न जेब देता है न कहना चाहिए कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर पॉलिटिक्स लेके आए या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके आए। अब दो चीजों जिस पे अभी बात भी की जा रही थी जी, इलेक्शन का फोरेंसिक ऑडिट है। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि फोरेंसिक ऑडिट करे। क्योंकि ये आपके सामने एक एग्जांपल थी कि 2013 के अंदर भी पीटीआई का यही था कि जी ये जो 34 पंक्चर हैं या 35 है जो भी था उनका फोरेंसिक ऑडिट करें और अल्टीमेटली हुआ ये कि जी सुप्रीम कोर्ट करे। और फिर जब ये कंसेंसस आया तो पाकिस्तान की उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑर्डिनेंस किया और एक कमीशन बना और उसको हेड किया उस दौर के चीफ जस्टिस तो फिर सर अगर तो सुप्रीम कोर्ट के पास आप कह रहे हैं ना कि इस तरह कोई पावर नहीं, हाउस मौजूद नहीं है, तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब को किस बात का डर है, किस बात का खौफ है जिसका बड़ा वाला इजहार वो कर रहे हैं? अब आप देखें ना, आप देखें कि क्यों ये बात बिल्कुल नामुनासिब है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कहें कि जी मैं फाइज ईसा साहब के पीछे खड़े हूं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कहे जी हम जस्टिस मंसूर के साथ खड़े हैं। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ये इस चीज का है कि डिवीजन ऑफ जजेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन आए? ये तो दुनिया फिर के इस किसी किस्म मुल्क का के लॉ अंदर भी नहीं पास आता। नहीं होना चाहिए ना कि पार्लियामान को इख्तियार दे दिया जाए कि आप अपनी मर्जी का जज लगा लें। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इत्तेहाद के साथ, नहीं आईनी तरमीम पर इस सिलसिले में होने जा रही है ना सर। ज़रियाब मैं एक आपको चीज ये है, चूंकि हम हर चीज को टाइमिंग के अंदर जाके और दूसरी तरफ चूंकि हम बात नहीं करना चाहते होते फिर हम कंट्रोवर्सी के अंदर चले जाते हैं। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। अगर मैं गलत हूं तो मेरे सीनियर्स यहां पे बैठे हैं, वो इसको दोबारा से क्रॉस चेक कर देंगे।
एक सेकंड सुन लेना, एक सेकंड सुन। दुनिया के अंदर जो है अपॉइंटमेंट जो जुडिशियल है उसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जजेस अपनी अपॉइंटमेंट का जुडिशियल कमीशन टाइप करते हैं, अच्छा। या जुडिशियल कमीशन प्लस पार्लियामेंट होती है, और दूसरा दुनिया भर के जो मुमालिक है उसके अंदर ये है कि पार्लियामेंट जजेस को लगाती है। ठीक है। अब आप देखें कि 1947 से लेके चले आपने दोनों मामला बना दिए। अब ये मैं चाहती हूँ कि मैं पर्टिकुलरली पीटीआई के एहतजाज के हवाले से बात कर दी, पॉइंट आपका आगे, और अपने लीगल एस्पेक्ट्स के हवाले से भी हमारी रहनुमाई की। साराना साहब, जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब 2 बार गायब हो गए एहतजाज के दौरान से, अब तीसरी बार अगर वो कारकुनान को बुलाते हैं, आपको लगता है कारकुनान हाजिर होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक मायूसी का अंसर तो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान, लेकिन हमें यह भी जो है वो चीज ज़ेर गौर रखना होगी कि लोग गंडापुर की आवाज पर लब्बैक नहीं कहते, लोग बैरिस्टर गौहर की आवाज पर लब्बैक नहीं कहते, वो इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहते हैं। आपने अपने सवाल का आधा हिस्सा वही है जवाब मेरा, जो मेरा जवाब था। अच्छा, पता नहीं आप कैसे मेरा दिमाग पढ़ लेती हैं कि इन्होंने ये बात कहनी है, तो वो आपने आधा सवाल तो मेरा खुद ही जवाब दे दिया सही कि लोग ना गंडापुर के लिए इकट्ठे होते हैं, ना सिंगापुर के लिए इकट्ठे होते हैं, ना शरकपुर के लिए इकट्ठे होते हैं। वो जो 804 पुर है ना उसके लिए इकट्ठे होते हैं। तो गंडापुर वगैरह तो इररेलेवेंट है। और वो एक क्या कहते हैं, खातून का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मेरे बहस में कुल और इसमें मेरे भाई को बुला लेना, मुझे पता है आपकी उनसे लड़ाई है। तो उसने कहा कि अच्छा यार तुम्हारे कहने पे बुला लूंगा, वैसे मज़ा सारा किरकिरा हो जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो मज़ा किरकिरा होने के लिए आ जाते हैं, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना इनके नाम पे कोई लोग निकल सकता, ना इनको कोई एक वोट देने को तैयार होगा इनके नाम पे। और आपने इस इलेक्शन में देख लिया कि वो लोग जिनको कोई नहीं जानता था उन्होंने बड़े बड़े खानदानों को हरा दिया, यहाँ तक कि बैंगन जीत गया शेर से। इससे बड़ी दुनिया में कोई मिसाल हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि शेर को एक बैंगन ने हरा दिया। तो जब जहाँ पे ये वाली सूरत हाल हो वहाँ पे इन लोगों का को आना जानिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मतलब आप ही कह रहे हैं कि जो पीटीआई का कारकुन है वो उतना ही डिटरमिन्ड है जैसे कि वो पहले एहतजाज में रहा है। डेफिनेटली। अच्छा। अब ये भी एहतजाज होंगे इसमें आपको नजर आ जाएगा। और अगर ये खबरें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी कि खान साहब की सेहत बहुत ख़राब हो रही है और उनकी तशवीशनाक है, तो फिर तो बहुत सारे और लोग भी बाहर आ सकते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस बात पे होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक ठीक। और सदा हुकूमतें नहीं रहती, इक्तिदार सदा नहीं रहता। ठीक है ना। बड़े बड़े मैंने देखे लोग जो ये समझते थे कि हम कभी इक्तिदार से नहीं जाएंगे, पल भर में पता चला नहीं है। तो वो शहबाज शरीफ साहब वैसे तो अपना वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब कर चुके हैं कि आइंदा कोई भी उन्हें वजीर आजम नहीं रखेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद हिस्ट्री में तो उन्होंने जिंदा रहना है। हल्के ये कहते हैं कि शायद उन्हें शहबाज शरीफ जैसा ही प्राइम मिनिस्टर सूट करता। अच्छा, खखवानी साहब कल एक सर्कुलर जो था वो गर्दिश कर रहा था पूरे सोशल मीडिया पर, मैंने खुद भी अपने ट्विटर हैंडल से उसे ट्वीट किया, जिसमें वाज़ेह हिदायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है कि आप किसी एहतजाज या किसी जलसे का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों शामिल करने से रोका गया? देखिए, इस पे कमेंट करने से पहले एक सिर्फ बात मैं करना चाहता हूँ। हाफिज साहब ने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में दो सियासी जमातें दो तरीके इख्तियार करती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से या अदलिया की सपोर्ट से। तीसरा तरीका और जो सबसे ज़्यादा और वाज़ेह और अहम और आइनी तरीका है वो तो वोट के ज़रिए है। वो भी हमने 8 फरवरी को देख लिया ना, जब उसका नहीं होता उस तरह तो फिर वो चीज़ें और क्या रहती हैं। तो ये मेरा ख्याल है हमें तो तरीका यही राइज करना चाहिए और उसी को ही तौकीर बख्शनी चाहिए कि इलेक्शन के ज़रिए ही हर सियासी जमात हो और फैसला आवाम का हो, आवाम का फैसला ही माना जाना चाहिए। अभी आपने जो बात की, साराना साहब ने भी कहा कि वर्कर पीटीआई के जो वर्कर है वो एहतजाज के लिए निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है बहरहाल कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लेकिन आपको नहीं लगता कि गंडापुर साहब को भी अपनी अदाओं पे कुछ गौर करना चाहिए? वर्कर तो निकलेगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गंडापुर साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट जो मौक़िफ़ दिया है, मेरा ख्याल है उनके अपने घर के लोग भी इसको नहीं मान रहे। वो एक कहानी, एक बचगाना कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है, इस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। हाँ। लेकिन पीटीआई के अंदर अब एक बात हो रही है, असल में हुआ ये ना कि अब ये उसके फ़ौरन बाद मंडे को ही शायद क्लियर हो जाता अगर अडियाला में मुलाकातों में पाबंदी ना होती। हाँ, अब 18 तक खान साहब से मुलाकातों में पाबंदी है, तो वो चीज़ें गंडापुर और खान साहब के दरमियान में ही इस वक्त हैं। तो पीटीआई के अंदर ये बात हो रही है कि ये चीज़ को इसको अपनी जगह रह छोड़ के हमें एहतजाज से निकलना चाहिए। लेकिन
में देखें, जब इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हों, इतना ब्लॉकेज हो, चीज़ें हो, लोग गिरफ्तार भी बहुत सारे, देखें ना हर एपिसोड में काफ़ी लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, तो असर पड़ता है उसका, ये नहीं कि नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहना कि वो कारकुन निकलेगा एहतजाज नहीं, में आने ये वाले भी नहीं शुरका होगा। पर उसका असर पड़ेगा या हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा? नहीं, हुकूमत पे भी प्रेशर तो पड़ेगा ही, वो तो ज़ाहिर है हुकूमत को हमने देखा जितना पैनिक हुकूमत हो रही है। असल में ना इनका, हालांकि इनके पास बड़ी इस वक्त पार्लियामेंट में तो बहुत मेजॉरिटी है और कहीं से अदम-ए-एतमाद का खतरा भी नहीं है और सब चीज़ें सारे सब लोग एक ही पेज पर हैं, इसके बावजूद पैनिक हो जाते हैं। शायद वो एक मॉरल कमजोरी है या उनके खुद अंदर एहसास है कि हमारे पास चूंकि मैंडेट नहीं है या मशकूक सा मैंडेट है, तो वो एक पैनिक बहुत हो जाती है। वज़ीर दाखिला भी पैनिक हो रहे हैं और लोग भी पैनिक हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई के देखिए, पीटीआई के कारकुन पे भी जो लोग ज़ाहिर है अब लोग निकलेंगे, मुझे लगता है दोबारा भी निकलेंगे, लेकिन बहरहाल हर एपिसोड में लोग अरेस्ट भी काफी सारे हो रहे हैं ना। अच्छा, ये आपने अरेस्ट की बात की ना, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अरेस्ट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल है, बैरिस्टर साहब अगर हाफिज एहसान अहमद साहब मुझे इसका जवाब दे दे। सर जी, ये पीटीआई के रुकन कौमी असेंबली रियाज फतेहाना साहब के बेटे एहसन रियाज फतेहाना साहब समझ नहीं आ रहे, अगवा हुए, गिरफ्तार हुए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, फिर इंतजार पंचोता साहब भी, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये फिर आप पॉलिटिकल क्योस बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा फिर? जरा अब एक चीज जो बड़ी वाज़ है इसके अंदर कि आप एजिटेशन क्यों करते हैं। एजिटेशन करके आप दो ही चीजें हासिल करते हैं, या किसी को आप टेबल पे बिठाना चाहते हैं और अगर आप टेबल पे बिठाते हैं तो फिर आप किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको सूट करती है या कोई दूसरे को सूट करती है और एक ऐसे सिचुएशन के बाद आप एक वे फॉरवर्ड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अब जिस एनवायरनमेंट के अंदर पीटीआई एजिटेशन करना चाह रही है, अब वो ये है कि जिसके खिलाफ वो एजिटेशन करना चाह रहे हैं उनसे कहते हैं कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, ये आपके सामने है। दूसरा उस चीज के अंदर है कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से हम बात करेंगे। जब आप एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे तो आप 1-1.5 साल से देखें ना कि उस एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक पीटीआई का कॉन्डक्ट क्या है। ये भी रिसेंट भी एग्जांपल्स आप देख लें कि जब आप पर्सनैलिटीज को टारगेट कर देते हैं उसके बाद आगे फिर आप करते क्या। मतलब आप देखें कि आपने पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है आपने उसको भी कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी किया हुआ है, आपने पाकिस्तान आर्मी को भी आपने कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, आपने पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको भी आपने कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है। तो फिर आप अल्टीमेट आप गेन क्या करना चाहते हैं अगर आप डेमोक्रेसी के ऊपर बिलीव करते हैं। अभी खाकवानी साहब ने बात की 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर, बिल्कुल बात मुनासिब है कि जिसको वोट पड़े उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसका वे फॉरवर्ड इस तरह तो नहीं है कि आप हर वक्त जो है वो इस मोड के अंदर आए और आप फिर ये है कि जजेस के ऊपर आप रिलाई करें। क्या जरूरत पेश आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कि हम जस्टिस मंसूर के पीछे खड़े हैं या जस्टिस फलां साहब के पीछे खड़े हैं, क्या ये चीजें मुनासिब हैं? या गवर्नमेंट दूसरी साइड के अंदर चली जाए कि नहीं जी हम उनको जो है वो रखना चाहते हैं। ये वो सारी चीजें हैं कि ये उन मुआशरों के अंदर जो है चीजें चल सकती हैं जहां पे आप पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं। लेकिन मेरा सवाल फिर वही का वही रह गया कि पॉलिटिकल डायलॉग किस तरीके से होगा जब आप पार्टीज के बंदे उठवाना शुरू कर देंगे। और मेरे नहीं देखिए, मुझे ये बताएं, मुझे जरा आप ये बताएं कि जब आपने हर चीज के ऊपर ही एजिटेशन करनी है और आपने हर चीज के ऊपर जाके चीजों को मिलाइन करना है तो फिर अल्टीमेट चाहते क्या है ना। देखें अगर आपने अगर आपने किसी हाफिज साहब आप कानूनदान है, मैं आपसे एक सवाल, मैं हाफिज साहब खत्म हो चुका है सहाराना साहब, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। ये सवाल को बता के खत्म हो जाता है, अवाम हूं ना मैं, अवाम के लिए वक्त खत्म हो जाता है साहब माजरत के साथ। लेकिन इंशाल्लाह जैसी परसों आपकी खिदमत में हम इंशाल्लाह जरूर जब हाजिर होंगे तो सहाराना साहब को भरपूर वक्त दिया जाएगा। और आई विश कि हाफिज एहसान अहमद साहब मसले पैनल में मौजूद हूं ताकि सहाराना साहब ये सवाल उस वक्त उनसे कर सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।